नमस्कार। आज हम चल रहे हैं मध्य प्रदेश के मांडू जगह पर घूमने के लिए। मध्यकाल में मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र 9वीं सदी से लेकर 14वीं शताब्दी के प्रारंभ तक मालवा के परमार शासकों के शासन का प्रमुख केंद्र रहा। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद यहाँ पर तुर्क शासन की नींव पड़ी, लेकिन 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में यहाँ के सुल्तानों ने दिल्ली सल्तनत के कमज़ोर होने के बाद खुद को स्वतंत्र करना शुरू कर दिया। हुशंग शाह ने 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अपनी राजधानी धार से परिवर्तित करके मांडू में स्थापित की और मांडू में इस समय के बाद विभिन्न वास्तुकलात्मक संरचनाओं का विकास हुआ। मांडू में पहुंचकर सर्वप्रथम हमने दर्शन किए प्राचीन चतुर्भुज मंदिर में विराजे श्री राम दरबार में स्थित राम सीता लक्ष्मण जी के। ये वास्तुकलात्मक संरचनाएं न केवल हिंदू शैली से प्रभावित थी, बल्कि इन पर तुर्क वास्तुकलात्मक शैली का प्रभाव पड़ा। इसी तरह की एक तुर्क वास्तुकलात्मक रचना की चर्चा हम इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जहाज महल मांडू। इसकी एक सामान्य संरचना आप यहाँ देख सकते हैं। इसकी तरफ 2 तालाब स्थित हैं। एक तालाब का नाम है मुंज तालाब, दूसरी तरफ जो तालाब है उस तालाब का नाम है कपूर तालाब। कपूर तालाब इस संरचना में आपको स्पष्ट देखने के लिए मिल रहा है कि कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में क्या बताने वाली हूँ उसकी चर्चा कर लेते हैं। इसकी भौगोलिक अवस्थिति की, फिर इसके इतिहास की, फिर हम इसके स्थापत्य और फिर अंत में हम इसके बारे में और थोड़ी सी रोचक जानकारी प्रदान करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम। जहाज महल मांडू की भौगोलिक अवस्थिति कहाँ पर है? अगर हम मांडू की भौगोलिक अवस्थिति को देखें तो इंदौर से दक्षिण पश्चिम में लगभग 95-96 किलोमीटर की दूरी पर मांडव क्षेत्र में पड़ता है और धार से दक्षिण पूर्व की स्थिति में लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर इसकी अवस्थिति है। सामान्य तौर से इस क्षेत्र को प्राचीन काल से मांडव क्षेत्र के रूप में जाना जाता है और ये विंध्याचल पर्वत के किनारे पर स्थित है। साथ ही ये मांडू के उत्तर में मालवा का पठार हुआ करता था एवं इसके दक्षिण में नर्मदा की घाटी हुआ करती थी, जिसके कारण इसे प्राकृतिक सुरक्षा हासिल थी। के कारण अर्थात प्राकृतिक सुरक्षा के कारण इसका सामरिक महत्व हो जाता था, जिसके कारण न केवल यह इसको प्राकृतिक रूप से सुरक्षित करता है, बल्कि यह मालवा के क्षेत्र को गुजरात एवं दक्षिण में बुरहानपुर से मालवा के क्षेत्र को गुजरात एवं दक्षिण में बुरहानपुर से जोड़कर जो आंतरिक एवं विदेशी व्यापार के 2 महत्वपूर्ण केंद्र थे, इसको व्यापारिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण बनाता था। इसकी सामान्य स्थिति आप अगर देखें तो ये धार जिले की इसकी सामान्य भौगोलिक अवस्थिति है और अगर हम मांडू के क्षेत्रफल को देखें तो इसका वर्तमान में 13 किलोमीटर स्क्वायर की इसकी स्थिति में है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2000 और इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो है लगभग 2069 फीट। अगर हम इसके इतिहास की बात करें कि जहाज महल का निर्माण कब करवाया गया था और किसने करवाया, तो यहीं पर हम चर्चा करेंगे कि 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में दिल्ली के शासन के कमज़ोर होने पर यहाँ के खिलजी सुल्तानों ने स्वतंत्र रूप से बाहर करना शुरू कर दिया और यहीं के एक शासक थे गयासुद्दीन खिलजी।
गयासुद्दीन खिलजी, जिनका शासनकाल 1469 से 1500 ईस्वी तक था, और इन्होंने ही अपने शासनकाल के दौरान जहाज महल का निर्माण करवाया। इनसे पहले मालवा के क्षेत्र पर शासन करने वाले शासक का नाम था महमूद खिलजी। आप देख पा रहे हैं कि महमूद खिलजी का जो शासनकाल था वो 1436 से 1469 ईस्वी तक था। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक द्वारा शाही हरम के रूप में करवाया गया था, महिलाओं के रहने के लिए शाही हरम रूप में इसका निर्माण करवाया गया था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर रहने वाली महिलाओं की जो संख्या थी लगभग 15,000 के आसपास थी, जो कि शाही घरानों से जुड़ी हुई थी। यहाँ पर उनको स्वायत्त रूप से काम करने की अनुमति होती थी, वो स्वायत्त रूप से अपने क्रियाकलापों को कर सकती थी, और साथ ही इसके जहाज महल की जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो हमें जहांगीर के संस्मरण में भी प्राप्त होती है, जिस संस्मरण का नाम है तुजुक-ए-जहांगीरी, जिसको तुजुक-ए-जहांगीरी कहा जाता है। इस संस्मरण में कहा गया है कि जहांगीर की बेगम नूरजहां के लिए पसंदीदा ये जहाज महल एक पसंदीदा स्थान था, और वह हमेशा इसी में आकर ठहरती थी। अब हम इसकी स्थापत्य संरचनाओं को देखते हैं। हम अगर इसकी स्थापत्य संरचनाओं की बात करें तो हमें इसमें दो शैली दिखाई देती हैं, एक मेहराब स्थित और एक गुंबद, है ना। साथ ही दरवाज़ों पर भारतीय वास्तुकला के चिन्ह भी देखने को मिलते हैं। कई अध्ययनों में ये देखने में आता है कि इस स्थापत्य ताजमहल की स्थापत्य कला में मुगल शैली का भी प्रभाव देखने को मिलता है। जैसा कि हमने बताया कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसका निर्माण गयासुद्दीन तुगलक द्वारा करवाया गया, और मुगल भारत में 1526 ईस्वी में यहाँ पर स्थापित हुए। उसके बाद ही इनकी विभिन्न संरचनाओं पर मुगल संरचनात्मक शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जहाज महल की विभिन्न वास्तुकलात्मक संरचनाएं बाद में भी निर्मित की गई, तभी उसमें मुगल शैली का प्रभाव हो सकता है, अन्यथा प्रभाव नहीं हो सकता है। अब हम इसके प्रवेश द्वार की ओर देखते हैं तो इसका जो प्रमुख प्रवेश द्वार है वो पूर्वी दिशा में स्थित है, और उसकी सामान्य संरचना एक गुंबदनुमा है ना। नुकीले प्रकार का मेहराब है, जो मेहराब की एक उत्कृष्ट स्थिति को प्रदर्शित करता है। प्रारंभिक साधारण प्रकार के मेहराब हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे एक नुकीले प्रकार के मेहराब निर्मित होने लगे। साथ ही इस दरवाजे की जो आकृति है वो धनुषाकार है ना। और एक प्रकार से एक दरवाजे में अंदर जाने के लिए दो छोटे दरवाजे स्थित हैं। ये सामान्यतः 2 मंजिला इमारत है, और ऊपर के तल पर जाने के लिए इसमें सीढ़ियां निर्मित हैं। साथ ही हम जब इनके दरवाज़ों को देखते हैं तो इसके दरवाज़ों में हमें नीचे की साइड भारतीय वास्तुकला का प्रभाव देखने को मिलता है, और ऊपर की तरफ मेहराब नुमा संरचना बनी है, नुकीले मेहराब है ना, जो कि तुर्क वास्तुकला को प्रदर्शित करती है। साथ ही एक अध्ययन इसमें ये भी आता है कि इसके नीचे भी 2 तल स्थित हैं। अगर हम नीचे के तल को गिनेंगे तो यह 4 मंजिला इमारत
हो जाएगी, लेकिन साधारणतः इसको 2 मंजिला इमारत ही माना जाता है। इसके छत पर 2 अलग अलग प्रकार की रचनाएं बनी हुई हैं जो कि एक गुम्बदनुमा है, जो कि मुस्लिम वास्तुकला को दिखाता है, यानी कि हिंदू और मुगल शैली के सम्मिश्रण को बताता है। अगर हम इसके सामान्य रूप से बाहर से संरचना देखें तो बाहर से एक सामान्य आंगन के बाहर अलग अलग प्रकार के कई दरवाजे बने हुए हैं। यह दरवाजे भी मेहराब प्रकार की शैली से बनाए गए हैं और इसका एक मुख्य दरवाजा है जिसमें कि कई मेहराब हैं, जिसमें कि मल्टीपल मेहराब बनाए गए हैं और इसमें अंदर आर पार जाने के दरवाजे एक गैलरी बनाई गई है, जिससे कि दोनों तालाबों को हम आसानी से देख सकते हैं। जब इन संरचना में प्रवेश करते हैं और छत वाली मंजिल पर जाते हैं तो हमें एक 3 विशाल हॉल दिखाई देते हैं। ये संकीर्ण कमरों से जुड़े हुए हैं। इनके दोनों तरफ संकीर्ण कमरों की स्थिति है और इनमें प्रवेश के लिए एक गैलरी नुमा दरवाजे एक स्थान से एक विशाल कमरे से दूसरे विशाल हॉल में जाने के लिए प्रवेश द्वार हैं। इन प्रवेश द्वारों के बीच में लेंटल या बीम डाला गया है और बीम के ऊपर एक छोटा मेहराब निर्मित किया गया है, जो कि फिर से भारतीय वास्तुकला और तुर्क वास्तुकला के प्रभाव को प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार से जब हम इन दरवाज़ों से संकीर्ण कमरों में जाएंगे तो संकीर्ण कमरों के एक तरफ के हिस्से पर जाने पर मुंज तालाब देखने को मिलती है ना। इसी प्रकार से जो यहाँ की छत है उसमें जल संचयन की एक विशिष्ट प्रणाली निर्मित की गई है। इस प्रकार की एक नालियाँ बनाई गई हैं। इन नालियों से छनकर के पानी नीचे की साइड एक तालाब में जाता है। इसको कई बार स्नान घर के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। कई बार इसको जल संचयन के लिए, पीने योग्य पानी के संचयन के लिए भी व्याख्यायित किया जाता है। इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण संरचना यहाँ पर है तवेली महल। जब हम जहाज महल में प्रवेश करते हैं तो इसके दाईं तरफ एक 2 मंजिला इमारत हमें देखने को मिलती है। तवेली जो शब्द है वो तवेले से बना है। तवेले का अपभ्रंश है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जानवरों के रहने का स्थान है ना। यहाँ पर घुड़साल वगैरह बनाई गई थी, इसीलिए इसको तवेली महल कहा जाता था। इसका जो निचला हिस्सा है, मतलब निचला तल है, इसमें 2 तल हैं। एक प्रथम तल यहाँ पर जानवरों के रहने का स्थान था और इसके प्रथम तल पर रक्षकों के रहने की व्यवस्था थी। वर्तमान में जो प्रथम तल है इसको एक म्यूजियम में तब्दील कर गया है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की उत्कृष्ट मूर्तियों को रखा गया है। साथ ही जो इसका प्रथम तल है उस यहाँ पर विभागीय ऑफिस विश्राम गृह बना दिया गया है ना। जब हम मूर्तियों को यहाँ पर रखे गए म्यूजियम में हम मूर्तियों को देखते हैं तो बहुत ही अद्भुत प्रतीत होता है। हम इस संरचना को देखने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़ी आगे हमें हाथ से बनी हुई जहाज महल की एक प्रतिकृति देखने को मिलती है। यह एक छोटी सी प्रतिकृति है और इसमें जहाज महल को पूरी तरह से दर्शाया गया है। सामने की तरफ आप देखेंगे इसमें एक आंगन बना हुआ है। इसमें आंगन के बाद बहराब नुमा
दरवाजे बने हैं। एक मुख्य मेहराब नुमा दरवाजा बना हुआ है जिसमें कई मेहराब बनाई गई हैं एक के बाद एक। इसमें अंदर जाने के बाद 3 बड़े-बड़े कुल उनको जोड़ने वाले संकीर्ण कमरे, उनके पीछे मुंज तालाब और ऊपर जाने के लिए सीढ़ी, छत, गुम्बद। इन बड़े-बड़े कमरों को कहते हैं गुम्बद। सीढ़ी से चढ़कर जब हम आगे चलते हैं तो इनको मंडप कहते हैं और उसके ऊपर की संरचना को कहते हैं गुम्बद, है ना। ये गुम्बद बना गया। इसी तरह से जब हम इस प्रतिकृति से आगे बढ़ते हैं तो एक प्राचीन हिंदू बावड़ी जिसको हम सीढ़ीदार कुएं के नाम से जाने जाते हैं, जो प्राचीन भारत में जन संरक्षण का एक महत्वपूर्ण माध्यम हुआ करता था, वो है। इसके आगे बढ़ने पर एक और महल पड़ता है जिसको हम हिंडोला महल के नाम से जानते हैं।